देश का आम बजट सामने आ गया है। निर्मला सीतारमण ने करीब 85 मिनट का भाषण दिया। 85 मिनट पूरा सुनना और समझना मुश्किल होगा। हमने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, 10 मिनट में आपको मेजर जो 10 जानकारियां आपको जो जाननी चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ सीए मनीष जी हैं। मनीष जी, आसान भाषा में जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, जो अगले 1 साल में सरकार की कार्य रूपरेखा होने वाली है, खासतौर पर आर्थिक मोर्चे पर, वो क्या 10 पॉइंट्स है जो लोगों को जानने ही चाहिए? तो 10 पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजट 2 तरीके से होता है, एक इकोनॉमी, सोसाइटी और कंट्री के लिए, और चौथा जो चीज़ होता है टैक्सेशन के लिए। तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है कि अगर मेरा इनकम टैक्स का स्लैब इंक्रीज कर जाए, डिक्रीज कर जाए, तो हर मिडिल क्लास या हाई क्लास हर व्यक्ति के लिए डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। एक होता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई सेक्टर और किसी भी सेक्टर में इंसेंटिव दिया जाता है तो वहाँ से बढ़ोतरी होगी। तो आपके इस सवाल का जवाब कि आखिर इस बजट में ऐसा क्या है जो आम आदमी को समझ में आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी सबसे ज़्यादा देखता क्या है कि भाई उसका इनकम टैक्स में कुछ आगे पीछे हुआ कि नहीं हुआ, एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है, हेल्थ पे कितना खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च होगा। और जो मैं थोड़ा बारीक समझ रहा था वो ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार ने फंड बढ़ाया है, उस पर जो कैपिटल है वो बढ़ाई है। तो क्या कुछ है जिससे आम लोगों को फायदा होने वाला है? तो आपके पॉइंट को मैं जो 10 पॉइंट बताना, उसमें जो टैक्सेशन या जो डायरेक्ट बेनिफिट है उसको सबसे लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने उठाया। लास्ट ईयर ये 11 लाख करोड़ था, इसे 12 लाख करोड़ कर दिया गया है। तो 12 लाख करोड़ किया गया है, तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे पोर्ट्स बनेंगे, रोड बनेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जहाँ पर जॉब क्रिएट होगा और सर्विसेज क्रिएट होगी। इसके बाद जो सेकंड आता है टूरिज्म सेक्टर को। टूरिज्म सेक्टर एक ऐसा चीज़ है जो इंडिया में अभी पूरा ग्रो नहीं किया है। जैसे बुद्ध सर्किट इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में डेवलप करने का ट्राई किया है, बता रहे हैं, लेकिन यूपी और बिहार, जिसको आप वैशाली है, बोध गया है और आपका गोरखपुर के आसपास का एरिया है, जिसको आप काफ़ी अच्छा से डेवलप कर सकते हो, काफ़ी पैसा कमा सकते हो। इसके बाद एजुकेशन, क्योंकि किसी भी कंट्री को आप डेवलप करना चाहते हो तो जब तक आप में स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा, स्किल नहीं आएगा, एजुकेशन नहीं आएगा, तो आप उस कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते हो। तो इसी मद्देनज़र को रखते हुए एजुकेशन पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। और हमारे जो 3 इंस्टीट्यूट है, ICAI, ICSI और CMA, इन तीनों को बोला गया है कि इन 3 डिग्री के अलावा टियर 2, टियर 3 सिटी के लिए आप मैनेजर के लिए एक नया कोर्स डेवलप करो। तो उससे कुछ स्पेशलाइजेशन कुछ आगे दिनों में निकल के आएंगे और डेफिनेटली जॉब क्रिएट होगा। इसके बाद कुछ मेंटल एजुकेशन सेंटर भी क्रिएट होने वाला है, तो एजुकेशन में काफ़ी कुछ होना है। इसके बाद जो 4th पॉइंट आता है हॉस्पिटल। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसका जो कैपेसिटी है 50% इंक्रीज होना है। तो 50% इंक्रीज होगा तो अगेन डॉक्टर्स के नंबर्स बढ़ेंगे, पेशेंट को अच्छी फैसिलिटी मिलेंगे, और जैसे ही हॉस्पिटल का कैपेसिटी बढ़ेगा तो आसपास एरिया में डेवलपमेंट होगा। इसके बाद आता है कि इंडिया में अगर बाहर से पैसा नहीं आएगा तो इंडिया डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आज के डेट पर हर कोई वर्ड सुन रहे होंगे, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि 2047 तक कोई भी कंपनी इंडिया में AI करता है, डेटा सेंटर बनाता है, तो 2047 तक हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। तो इससे बाहर की कंपनियां इंडिया आने में उनको एक इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि बाहर किसी भी कंट्री में कम से कम 20%, 30%, 35% टैक्सेशन है, जो इंडिया में आने का फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा 2047 तक। तो ये एक फॉरेन इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। 47 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर डेटा सेंटर, और उस डेटा सेंटर के भारतीयों को फायदा मिले, इसकी व्यवस्था कोई? डेफिनेटली, अगर जैसे कि डेटा सेंटर इंडिया में किसी भी लोकेशन पर खुलता है, चाहे वो तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, तो जॉब किसको मिलेगा? इंडियंस को भी मिलेगा। लैंड किसका जाएगा? हम इंडियंस का जाएगा। उसमें बिल्डिंग बनेगा, सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगा, तो किसका जाएगा? हम इंडियंस का ही लगेगा ना। तो डेफिनेटली इंडियंस को फायदा होगा। सर्वर लगेगा तो इंपोर्ट भी हम कर रहे हैं, इंडिया में तो कुछ तो पैसा आएगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा, पहला चीज़। उसके बाद जो 5वां चीज़ है, जो निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि हम न्यू इनकम टैक्स बिल लाने वाले हैं 1 अप्रैल 2026 से। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आम आदमी को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यू इनकम टैक्स बिल क्या है, जो पुराने में इनरिलेवेंट सेक्शंस है और जिसका आज के डेट पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज़ 99 से लेके 2026 तक था। तो 100 रुपीज़ में आज की डेट पर तो एक बर्गर भी नहीं आता ढंग से, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन को हटाया गया है। लेकिन जो आपका दिमाग में आ रहा होगा कि न्यू इनकम टैक्स आने से मेरे को टैक्स ज़्यादा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो स्लैब रेट
जो डिडक्शन, जो रिबेट हमें ओल्ड में मिला था वही चीज़ न्यू में भी मिलना है। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है कि हमारे बच्चे इंडिया से बाहर पढ़ते हैं तो उसको हम पैसा भेजते हैं, हम मेडिकल के लिए जाते हैं तो इंडिया से बाहर पैसा खर्च करते हैं, तो वहाँ पर हमें 5% टीसीएस कट जाता था, उसको रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। तो इसका क्या मतलब है कि मान लो कि मैं बीमार हूँ, मैं 10 लाख रुपया लेके इंडिया से बाहर यूएसए जाना चाहता हूँ, तो मुझे 10 लाख प्लस 50,000 रुपया मेरा बैंक काट लेता था, तो मेरे पॉकेट से 50,000 रुपया एडिशनल चला गया। अब उसको रिड्यूस करके 2% कर दिया गया, तो मेरा आउटफ्लो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। तो ये एक अच्छा मूवमेंट है। इसी तरीके से छठा पॉइंट कि एनआरआई को जो प्रॉपर्टी इंडिया में बेचना चाहते हैं उनको एक पहले 10 नंबर लेना पड़ता था, उनका टीडीएस रेट 20% था, तो उसको रिमूव कर दिया गया है। अब उनके लिए भी जो टीडीएस कटेगा वो सेम 1% का रहेगा और पैन बेस ही रहेगा। मतलब बाहर का पैसा कैसे भारत में है इस पर जोर रहा है। ठीक है। इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर एक्सीडेंट से इंश्योरेंस कोई क्लेम मिलता तो उस पर टैक्सेशन लग रहा था, उसको टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया गया, जो काफ़ी बड़ा राहत है। जैसे बाइक है, कार है, ऐसा कुछ भी एक्सीडेंट में इंश्योरेंस पैसा मिलता है तो आपके लिए टैक्स फ्री होगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है कंप्लायंसेस, तो बहुत सारे कंप्लायंसेस है, जैसे टीडीएस रिटर्न अगर आप टाइम पर नहीं फाइल करते हो तो एक 200 रुपीज़ पर डे का पेनल्टी लगता है, तो उसके बाद जेल जाने की भी नौबत आती है। तो इनकम टैक्स में जितने भी क्रिमिनल ऑफेंस थे उसको हटा दिया गया है। उसका पूरा डिटेल जब बजट नोटिफाई होगा तब आएगा, लेकिन जितना निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि जितने भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होने थे इनकम टैक्स से रिगार्डिंग उसको हटा दिया गया। और ये एक अच्छा पहल है। जैसे अगर कोई मर्डर करता है, रेप करता है, उसके लिए तो आप क्रिमिनल कर सकते हो क्योंकि वो क्रिमिनल एक्टिविटी है, लेकिन मैंने अगर टीडीएस नहीं काटा, मिस्टेक या इंटेंशन दोनों केस में, वो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। हाँ, वो फिनेंशियल एक्टिविटी है तो आप फिनेंशियली पेनल्टी लगाओ, दैट्स एनफ, लेकिन उसके लिए जेल डाल दो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये एक काफ़ी अच्छा किया गया है और उम्मीद करते हैं जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट लाने की ये जो आप बता रहे थे कि अभी जो पेनल्टी छोड़ी गई है, इससे मुझे लगता है आप सीए साहब लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, आपके क्लाइंट्स को। हाँ, हमारे क्लाइंट्स को राहत मिलेगी क्योंकि कभी कभी लोग गलती हो जाती है, ठीक है, तो उस गलती के लिए जेल चले जाओ तो ये कोई अक्लमंदी है नहीं। तो इसलिए ये एक हर किसी बिजनेस ऑनर के लिए राहत की खबर है। और जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है, अब जो सबसे बड़ा परेशानी एक टैक्स पेयर को और एक प्रोफेशनल को, दोनों को अगले 5-6 साल तक होना है। अब ये कहोगे कि नया इनकम टैक्स लॉ आने से परेशानी कैसे होगी, मैं बताता हूँ जी। अभी तक हम रिटर्न केस में फाइल कर रहे हैं पुराने टैक्स रिटर्न से, पुराने टैक्स लॉ से। इसका अगले 6 साल तक असेसमेंट हो सकता है या केस खुल सकता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आप रिटर्न भरोगे न्यू टैक्स रिजीम में, न्यू इनकम टैक्स लॉ में, उसका भी केस अगले 6 साल तक खुलेगा। तो अगले 6 साल तक केस आपका पुराने का केस खुलेगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन पुराना वाला भी रखना है और नए के अनुसार रिटर्न भरना है। तो टैक्स पेयर और जो प्रोफेशनल दोनों में बहुत मशक्कत होने वाली है कि अगर आपके रिटर्न पर एक नोटिस आ गया पुराने में और आपको नए पर काम करना है तो टैक्स पेयर के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होना है, और उसी तरीके से प्रोफेशनल के लिए, क्योंकि हम प्रोफेशनल को दोनों प्रोविजन एक साथ याद रखना है और लोगों के सामने करना। तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड है जो हमेशा होता, ये रिफॉर्म आ जाए या कल आए, ये होना ही होना, लेकिन अगला 6 से 7 साल काफ़ी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड होना है। बिल्कुल। तो मोटा माटी ये 10 बड़े पॉइंट्स हैं जिन पर मुझे लगता है आप सबको ध्यान देना चाहिए। पर जैसे कि अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे अब नौजवान हैं वो अपने लिए ढूंढ रहे होंगे कि जॉब क्रिएशन कैसे होगा, है ना। जो महिलाएं हैं वो ढूंढ रही होंगी कि भाई हमारे घर की जो चीज़ें हैं, महंगाई वो क्या कंट्रोल रहेगी, चीज़ें सस्ती कुछ हुई हैं कि नहीं है, हाँ। इस तरीके से जो सेटअप करने वाले, नौकरी देने वाले लोग हैं, स्टार्टअप वाले लोग हैं, वो अपने लिए देख रहे होंगे। तो अलग अलग सेक्टर्स के लिए कुछ चीज़ें डिफाइन की गई हैं। डायरेक्टली ऐसा कोई भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि टूरिज्म सेक्टर बढ़ावा मिल रहा है, उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में बढ़ावा मिल रहा है, तो इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में है। डायरेक्टली अब जब तक पूरा डिटेल बजट को हम लोग पढ़ नहीं लेते हैं कि मॉनेटरी डिटेल क्या है, तो इस पर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो डिटेल बजट अभी आ रहा है, वेबसाइट पर अपलोड हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे ठीक से और समझेंगे पूरा ब्यौरा कि भाई एजुकेशन में क्या खास हुआ है, हेल्थ में क्या खास होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बात हो रही है कि बजट उसका बढ़ा दिया गया है, उसका आप पर क्या असर पड़ने वाला है। तो हम उसका ब्यौरा आपको धीमे धीमे जैसे जैसे ब्यौरा हमारे तक आएगा आप तक हम आसान भाषा में पहुंचाते रहेंगे। बाकी बेसिक अगर आपको जानना है कि बजट में क्या हुआ है, क्या बदलाव हुए हैं, वो इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं। मनीष जी हमारे साथ थे, आप न्यूज़ स्पिन देख रहे थे, शुक्रिया।